सरकार आपकी बन चुकी है, आप मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उसके 1 साल बाद इस प्रकार से समाज को बांटने का, समाज में जहर घोलने की क्या आवश्यकता पड़ी माननीय मंत्री महोदय? राकेश दौलताबाद का नाम भी लिया कि राकेश को तुमने बनाया। राकेश ने अपने 5 साल के टेन्योर में कुछ नहीं किया। और अगर फिर दोबारा किसी विकल्प के बारे में सोचा तो खैर नहीं होगी। और साहब, जिस मंत्रालय का चार्ज आपके पास है, आप पर्यावरण मंत्री होते हुए ये कहते हैं कि प्रदूषण के मामले पर हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर जनता से सवाल पूछते हैं कि वर्धन यादव के बाप का नाम भी तुम जानते हो? हरियाणा में इन दिनों जातिगत टिप्पणियां तेज होती जा रही हैं। कभी खेल मंत्री जाटों को लेकर कोई बयान देते हैं, कभी राम कुमार गौतम जाटों को लेकर कोई बयान देते हैं, कभी राव नरबीर, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जाटों को लेकर बयान देते हैं। पहले राव नरबीर के बयान की बात करते हैं। बादशाहपुर विधानसभा में किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और ये तक कह डाला कि जाटों, अगर तुमने शोर ना मचाया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी थी। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बादशाहपुर विधानसभा के जिला अध्यक्ष वर्धन यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं मंत्री जी के इस बयान को कि जाटों के शोर मचाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी? नीरज जी, पहले तो आपका स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार और राम राम करता हूं। आप इतिहास उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की कार्यशाला में ये सिखाया जाता है कि जब जनता के मुद्दे आपके और आपकी सरकार के ऊपर हावी होने लग जाएं, जब आपकी जन विरोधी नीतियां हावी होने लग जाएं, तब समाज में जहर घोलने का काम ये शुरू करते हैं। ये कोई पहला वाक्य नहीं, जैसा कि आपने 2 लोगों का और जिक्र किया। आज हरियाणा में 1 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो सरकार है, और जब जनता ने उसको पूर्ण रूप से विफल सरकार बता दिया, तो आज जगह जगह पर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में इस प्रकार के बयान एक समाज को टारगेट करने के लिए दिए गए। जहां तक बादशाहपुर विधानसभा की बात है, माननीय मंत्री महोदय ने ये पातली गांव में कहा और जिक्र किया दौलताबाद गांव का कि दौलताबाद में आपने मुझे 350 वोट दिए और वर्धन को 1200 वोट दिए। नीरज भाई, ये दिखाता है इनकी विफलता, ये दिखाता है इनकी कार्यशैली। जब सरकार आपकी बन चुकी है, आप मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उसके 1 साल बाद इस प्रकार से समाज को बांटने का, समाज में जहर घोलने की क्या आवश्यकता पड़ी माननीय मंत्री महोदय को? ऐसा कौन सा उनको अपने भविष्य के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखने लगा कि राकेश दौलताबाद का नाम भी लिया कि राकेश को तुमने बनाया। राकेश ने अपने 5 साल के टेन्योर में कुछ नहीं किया। और अगर फिर दोबारा किसी विकल्प के बारे में सोचा तो खैर नहीं होगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जब 2024 का विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे थे और दौलताबाद गांव में जो वो प्रचार करने गए थे, तो खुले मंच से उन्होंने कहा कि राकेश जी को, दिवंगत जो आज राकेश दौलताबाद जी हैं, उनको बनाया किसने? दौलताबाद गांव में वो वाहवाही लूट रहे थे इस बात की कि हमने बनाया। नीरज भाई, 2019 के विधानसभा चुनाव में आज जो वो अहीर हितैषी प्रेम अपना दिखाना चाहते हैं, 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके सामने 2 विकल्प थे और दोनों ही विकल्प अहीर समाज से थे। एक तरफ तो उनके भाई थे जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से एक युवा नेता था। तो क्या वो दोनों की ही मदद नहीं कर पाए? दोनों में से किसी को समर्थन नहीं दे पाए और खुले तौर पर उन्होंने राकेश दौलताबाद की मदद की थी। आज पूरा क्षेत्र जानता है, सभी लोग जानते हैं। तो तब आपको ये बात याद नहीं आई। आज आप दौलताबाद का जिक्र करते हैं, उस दिवंगत आत्मा का जिक्र करते हैं जिसने अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, परिश्रम करके 15 साल संघर्ष करके वो विधानसभा में पहुंचे थे। आपकी तरह 26 साल की उम्र में उन्हें टिकट और मंत्री पद नहीं मिला था। तो इस बात का ये परिणाम है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री जनाधार खो चुके हैं, जन विश्वास खो चुके हैं। 1 साल हो चला है सरकार को बने, मंत्री पद को भी पाए काफी वक्त हो चला है। मंत्री पद जब इनके पास नहीं था, चुनावी बयार में थे, तो लोगों से तरह तरह के वादे कर रहे थे कि गुरुग्राम में अब 1 अस्पताल नहीं बनना चाहिए, 4 अस्पताल बनने चाहिए। गुरुग्राम में अब 1 अनाज मंडी नहीं रहनी चाहिए, 6 अनाज मंडी होनी चाहिए। खेड़की दोला टोल यहाँ से शिफ्ट होगा।
तो क्या आप उन कसौटियों पर खरा उतरता पाते हैं मंत्री जी को, जो वायदे किए थे? आप कहाँ देखते हैं उन वायदों को, उन दावों को? देखिए, पहले तो मैंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले उनका दिया हुआ एक भाषण को मैं सुन रहा था अभी आपके आने से पहले। वो वन मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है। वो एक सभा में खड़े होकर के ये कहते हैं कि गुड़गांव में जो प्रदूषण का स्तर है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और साहब, जिस मंत्रालय का चार्ज आपके पास है, आप पर्यावरण मंत्री होते हुए ये कहते हैं कि प्रदूषण के मामले पर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी 10 साल उम्र कम हो चुकी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने ये कह दिया कि गुड़गांव आज रहने लायक नहीं बचा। तो उसका जिम्मेदार कौन है नीरज भाई? आपने टोल की बात करी। 2014 से लेकर के 19 तक उनके पास पीडब्ल्यूडी का महकमा था। नितिन गडकरी जी गुड़गांव में आते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जब आते हैं, जब इन्हीं मंत्री महोदय ने ये कहा था कि हम इस टोल को तुरंत इसी योजना के अंदर हटाएंगे। लेकिन आज भी खेड़की दोला टोल पर अवैध वसूली की जा रही। और टोल का अगर मैं जिक्र करूं, पूरे हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं, तो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक सवाल अभी संसद में किया था। उस सवाल के जवाब में जो आश्चर्यजनक जवाब आया, वो मैं आपकी जनता के बीच में केवल 30 सेकंड में रखना चाहता हूं। उसके जवाब में माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा यह दिया गया कि गुजरात, जो कि हरियाणा से 3 गुना ज्यादा जनसंख्या में बड़ा है और 4 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है, आज उस गुजरात में 62 टोल हैं। लेकिन केवल हरियाणा के अंदर 75 टोल हैं। औसतन जो पूरे देश की प्रति व्यक्ति टोल देने की जो एक आय है, जो टोल भरता है एक व्यक्ति पूरे देश में, वो लगभग 3300 रुपए है। लेकिन हरियाणा के अंदर वो 9000 रुपए है, 9000 से भी ज्यादा है। तो आज टोल के नाम पर, खेड़की दोला टोल के नाम पर अवैध वसूली ये सरकार कर रही है और जनता बहुत परेशान है। एक काम गिनवा दीजिए, जब से विधायक बने हैं 1 साल इस योजना का, और 2014 से लेकर के 19 तक का, क्या गुड़गांव को उसका सरकारी अस्पताल आज तक मिला? क्या गुड़गांव को एक बस स्टैंड भी मंत्री जी के घर से ज्यादा दूर नहीं है, ना सिविल अस्पताल और ना ही बस स्टैंड, क्या ये बस स्टैंड तक भी गुड़गांव की जनता को दे पाए हैं? चारों तरफ प्रदूषण का कहर है आज, चारों तरफ कूड़े का ढेर है आज, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग पूरा पूरा दिन जाम में फंसे रहते हैं। लेकिन इनकी तरफ से ये कह देना कि हम प्रदूषण पर कोई रोक नहीं लगा पाएंगे, जनता को राम भरोसे छोड़ दिया मंत्री जी आपने। और जब आपने अपनी सरकार की, अपने मंत्रालय की विफलता को स्वीकार कर ही लिया, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस्तीफा भी दे दीजिए। कम से कम कोई नया व्यक्ति अगर आएगा तो वो एक नए दृष्टिकोण के साथ जनता के लिए कुछ करने का प्रयास तो करेगा। और वो मंत्री जी ये बयान तब दे रहे हैं जब 3 साल से नायब सैनिक खुद ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उससे पहले 3 साल खट्टर साहब भी रहे। ये बयान तब भी है, तो कहीं ना कहीं बयान के बारे में तो जरूर सोचना पड़ेगा। अच्छा, वोट चोरी की बात करें, 75,000 वोट चोरी के आरोप अपने जैसे लगाए थे बादशाहपुर विधानसभा में, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके बाद से मंत्री जी से बात हुई क्या? मंत्री जी को आपने डिबेट के लिए ललकारा, एक बार बैठें वहां पे और बैठ के बात करें कि जाटों की ललकार से नहीं, वोट चोरी की सरकार से आपकी सरकार बनी। देखिए, मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूं, ये कोई पहला बयान नहीं था नीरज भाई। बादशाहपुर विधानसभा की, गुड़गांव जिले की जनता जानती है कि माननीय मंत्री महोदय की कार्यशैली, उनका व्यवहार और उनका विचार लोगों के प्रति कैसा है। एक उदाहरण मैं आपको बहुत छोटा सा देना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद एक गांव में धन्यवाद सभा के लिए माननीय मंत्री महोदय जाते हैं। जाट समाज बहुमूल्य जो है वो गांव है, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है आने वाले 4 साल उस गांव के साथ कोई दुश्मनी वो निकालने का प्रयास करें। तो उस गांव में जाकर माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं, और अमूमन अपने भाषण में इस चीज को दोहराते हैं कि मेरे दादा का नाम राव मोहर सिंह था, मेरे पिता का नाम राव महावीर सिंह था और मेरा नाम राव नरबीर सिंह है। और फिर जनता से सवाल पूछते हैं कि वर्धन यादव के बाप का नाम भी तुम जानते हो? उस गांव ने उन्हें चुनाव हरा करके भेजा था। माना आपको विरासत में राजनीति मिली है, 26 साल की उम्र में आप विधानसभा पहुंचे, मंत्री बने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके अलावा कोई दूसरा विकल्प इस गुड़गांव जिले में या बादशाहपुर विधानसभा में पैदा नहीं हो सकता। ये किस प्रकार के बयान है? ये आपके संस्कार, आपके विचार, आपके व्यवहार को दर्शाते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि बादशाहपुर विधानसभा के और
खास तौर पे बादशाहपुर के इलाके के रहने वाले जो अरावली के तलहटी में हैं, उनको तो रोजगार मिलने वाला है। जंगल सफारी जल्दी ही उद्घाटन होगा और जंगल सफारी के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, तो ये वो बताएं कि कौन सा रोजगार जंगल सफारी के माध्यम से देना चाहते हैं। एक ही लाइफलाइन जिसके ऊपर आज गुड़गांव जिला टिका हुआ है वो अरावली है, लेकिन वो रोजगार क्या है? वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े नेताओं को सीएलयू के माध्यम से वो रोजगार देना चाहते हैं। जनता को उसमें क्या रोजगार मिलेगा? जनता की कोई हितैषी नहीं ये सोचते, ना ही जनता के किसी भी कल्याणकारी नीति में इनकी इच्छा रहती है। आज गुड़गांव में केवल एक रोड है, आप बास पंडाला सकतपुर जाकर के देखिए, जहां इनका आलीशान फार्म हाउस है। आज आप उस रोड की कंडीशन देखिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी पूरे देश में ऐसे रोड नहीं बनाए होंगे जितना रोड इनके फार्म हाउस को जो कनेक्ट करता है। और आप एसपीआर रोड से आए हैं, सोना रोड से आए हैं, चारों तरफ आपको जाम मिला होगा, गड्ढे मिले होंगे, ग्रीन बेल्ट के नाम पर कुछ है नहीं। तो ये कौन सा रोजगार देने की बात करते हैं? तो ये मेरे साथ वर्धन यादव हैं, तमाम तरह के आरोप जरूर लगा रहे हैं। डर नहीं लग रहा आपको? एक कांग्रेसी नेता की बिल्डिंग तोड़ी, आप भी किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, इसकी सीएलयू वगैरह करा रखी है ना आपने? देखिए, ये तो जिस व्यक्ति की बिल्डिंग तोड़ने की आपने बात करी, ये वो एक उदाहरण देना चाहते थे कि जो व्यक्ति हमारे खिलाफ बोलेगा, हमारे खिलाफ मुद्दों को उठाएगा, उसका यही हर्ष होगा। लेकिन माननीय मंत्री महोदय को मैं कहना चाहता हूं, आप अपने पिताजी का, दादाजी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, लेकिन इससे आपके व्यवहार को अगर आपको सही तरीके से बताना है तो एक बहुत ही मशहूर शायर ने 2 पंक्तियां कही हैं। नीरज जी, आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि इंसान को परखने की ये भी एक निशानी है, गुफ्तगू बता देती है कौन कितना खानदानी है। तो आप अपने कार्यशैली से, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतिए। गंभीर आरोप हैं। देखिए, 1 साल हो चला है और 1 साल के बाद जिस सिविल अस्पताल की बात की जा रही थी चुनाव से पहले कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा सिविल अस्पताल का काम शुरू हो जाएगा, हालांकि अब टेंडर की बात की जा रही है, मेट्रो की बात कर रहे थे। कल ही चंडीगढ़ से अधिकारी पहुंचे और ये कहा कि मेट्रो पुराने शहर में लाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको अंडरग्राउंड बनाते हैं तो वैसा भी ज़मीनी स्तर पर तैयारी नहीं है, और अगर उसको ऊपर से एलिवेटेड के तौर पर ले जाया जाता है तो भी वहाँ पे ज़मीन मुहैया नहीं है। तो कहीं ना कहीं बातें हवाई ज़रूर हैं, जिसके चलते ये तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बादशाहपुर विधानसभा के जिला अध्यक्ष वर्धन यादव लगाने में लगे हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।